नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के मार्केट पर चर्चा करेंगे। मक्का पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, स्वागत है आपका द बोनस में। सर, आज के शो में हम लोग मक्का पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। रबी मक्का की बुआई में पिछले साल की तुलना में सब बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, आगे क्या लग रहा है? रबी मक्का के उत्पादन को लेकर आपका क्या अनुमान है? सर, आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। म्यूट नहीं है, आ रही जी, है आवाज मेरी? यस यस। यस। सर उसमें जो मक्का में जो यील्ड है वो बढ़ रही है। 2016 में, आज से 9 साल पहले, मक्का की पर हेक्टर जो यील्ड थी वो अराउंड थी 1.6 के करीब, 2.6 के करीब, पर 2.6 टन पर हेक्टर वो बढ़ के अभी 3.78 हो चुके हैं। एंड पर्टिकुलर इससे काफी अच्छा हमें एक एडवांटेज मिला है। साथ में लगातार देखे तो मक्का का जो फंडामेंटल्स है उससे बढ़ के यहाँ पे इथेनॉल में मीन्स के काफी यूज हो रहा है। एंड ये यूज के वजह से क्योंकि पहले क्या होता था कि मीन्स के अगर सप्लाई ज्यादा रही और इतनी ही खेती अगर पहले हुई होती तो आई थिंक यहाँ पे प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं, बट प्राइसेस फिर भी स्टेबल रहे। उसका रीजन यहाँ पे इथेनॉल है। इथेनॉल प्ले काफी अच्छा काम कर रहा है। सप्लाई लगातार बढ़ रही है, ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि डिमांड अच्छा है। डिस्पाइट क्या हम देखें तो 2025-6 में इंपोर्ट का अनुमान भी अच्छा है, वह ज्यादा है। उसका बेसिक रीजन है कि अगर फॉर एग्जांपल ये तो हुई 2025-6 के बाद, अगर हमने ट्रेड डील यूएस के साथ की और उसके साथ अगर हमने ये फैक्टर को दूर नहीं रखा एग्री इंपोर्ट के, तो ये इंपोर्ट और सिग्निफिकेंट होगा। बट इंडिया में रिक्वायरमेंट ही इतनी है। आप देखो कि मीन्स के 28 से शुरू हुआ था 2024-5 का ईयर, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग कम रहा। हालांकि उससे उत्पादन बढ़ा, बट फिर भी क्लोजिंग स्टॉक जो ये 2025-6 का आएगा वो खपत के वजह से बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इथेनॉल का एक प्ले है। साथ में इस टाइम मार्केट को एस्टिमेट थी कि जिस हिसाब से इथेनॉल के प्राइसेस बढ़े और उसका जो बढ़ने का एवरेज है वो 12% का सीएचआर से प्राइसेस बढ़े, तो सबको था कि पेडी का कुछ एरिया है वो मक्का की ओर जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। पेडी को भी अच्छा एडवांटेज मिला। पेडी को भी मीन्स के करीबन 7.5% का वहां पे जो खरीफ है वो डाइवर्ट हुआ था और 7.5% वहां पे एकरेज बढ़ी। इसी तरह मेज की जो टोटल एकरेज है ये साल की वो मीन्स के करीबन 12 मिलियन की एक्सपेक्टेशन से खरीफ प्लस रबी। तो आई थिंक इससे लग रहा है कि 6.5 से 7% की यील्ड की बढ़ोतरी मीन्स के सोइंग की बढ़ोतरी है, उसके सामने यील्ड की भी बढ़ोतरी है, तो प्रोडक्शन तो अच्छा ही होगा। 430 के सामने 432 433 के उत्पादन इस टाइम रह सकते हैं। तो बेसिक मुझे लग रहा है कि ये उत्पादन अच्छा जितना हो उतना हमारे लिए ये साल अच्छा है। बट नेक्स्ट ईयर जो हमारे और यूएस की ट्रेड डील है और हमारी जो इम्पोर्ट पॉलिसी है उसके ऊपर काफी फंडामेंटल निर्भर रहेगा। सर, अब एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। अप्रैल से नवंबर के दौरान अगर देखा जाए तो मक्का के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, मौजूदा समय में मक्का की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है, सबसे पहले ये बताइए। इसके बाद ये भी समझाइएगा कि आगे एक्सपोर्ट को लेकर आपका क्या आकलन है। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइजेस में इतना करेक्शन नहीं आया, बट इंटरनेशनल प्राइजेस में मंथ में काफी बड़ा करेक्शन आया है। केन्या की जो यील्ड है, केन्या की साइड से बहुत ज्यादा सप्लाई आ चुकी थी, तो इस हिसाब से देखे तो मीन्स के यहाँ पे मीन्स एक फंडामेंटल नेगेटिव न्यूज थे। बट हमने एक्सपोर्ट कर पाए थे मीन्स के लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे, फिर भी 85-86 से ज्यादा मीन्स के हम एक्सपोर्ट कर पाए, मीन्स के 85-86,000। तो बेसिकली इस हिसाब से लग रहा है कि एक्सपोर्ट की तो डिमांड अच्छी बनी हुई है। एंड आई थिंक स्टार एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो मीन्स के इंडिया में दो कंपनी है जो एशिया की वन ऑफ लार्जेस्ट कंपनियां हैं और दोनों कंपनियां अपने अच्छी तरह एक्सपोर्ट करती है। तो इस हिसाब से डिमांड डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सीधा आपका मीन्स के डायरेक्ट मक्का भी हो रहा है और स्टार्च भी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां भी एक अच्छी सिग्निफिकेंट डिमांड बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड साइड का कोई फैक्टर ही नहीं है। जैसे हमने शुरुआत में भी बात की, वो एक्सपोर्ट डिमांड हो डोमेस्टिक डिमांड हो, दोनों यहाँ पे एंकर लेवल पे बनी हुई है। सिर्फ यहाँ पे हाई प्रोडक्शन एक प्रॉब्लम था, बट अभी मीन्स के इम्पोर्ट पॉलिसी जो हमारा एक्सपेक्टेशन जो अभी 5 लाख टन का है वो शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपवर्ड रिवीजन आएगा। एंड पर्टिकुलर जो सोयाबीन की डील यूएस एंड चाइना की हुई है इसमें शायद मक्का शामिल नहीं है।
एंड अगर हमारे डील में मक्का शामिल हुआ तो आई थिंक हमारे यहाँ पे इंपोर्ट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस कंपेरेटिव डोमेस्टिक प्राइस सस्ते है। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइस करेक्ट नहीं हुआ इथेनॉल की वजह से, तो शायद अगर लग रहा है कि प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो इम्पोर्ट का एक जो प्रेशर है वो भी आपको यहाँ पे फेस करना होगा। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, बट आगे जाके शायद जिस हिसाब से कॉटन में हुआ या दूसरी कमोडिटीज में हुआ, इम्पोर्ट डिमांड इम्पोर्ट का जो प्रेशर है दैट वुड मीन्स के मेजर फंडामेंटल ट्रिगर फॉर द अपकमिंग ईयर। सर प्राइस पर भी बातचीत कर लेते हैं, कीमतों पर मक्के की। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो घरेलू बाजार में मक्के की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सर क्या लग रहा है, क्या यहाँ से गिरावट अभी भी जारी रहेगी या रिकवरी आएगी, कीमतों में मजबूती की उम्मीद नजर आ रही है? मेरे हिसाब से फेब्रुआरी एंड तक जो रवि सप्लाई वो अच्छी आएगी, तो इमीडिएट दौर पे आपको मंथ के 2200 के ऊपर का प्राइस अगर दिल्ली का करे कंसिडर, एंड अगर एनसीडीएक्स का प्राइस कंसिडर करे तो वो 1950 के ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि हायर लेवल पे वो एक थोड़ा अभी सप्लाई का रिसेंट इश्यू होगा। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जो करंट प्राइस है वो एवरेज से तो सस्टेन करेंगे, क्योंकि इमीडिएट टर्म्स में ऑलवेज ये दो टाइम आता है, एक तो नवंबर दिसंबर, दूसरा फरवरी मार्च। इसमें थोड़ा बहुत प्राइसेस में हिस्टोरिकली करेक्शन देखा गया है, पर मार्च में जो तेजी आती है वो थोड़ी अच्छी रहती है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार अराइवल का प्रेशर खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पे अच्छी तेजी होगी। और मीन्स के ये कमोडिटी में पैनिक नहीं होना है। ये जो भी करेक्शन आया है मुझे लग रहा है कि वो हमारे ट्रेड डील का न्यूज एज वेल एज इंटरनेशनल प्राइसेस का प्रेशर, केन्या की सप्लाई, ये सारे फंडामेंटल्स प्राइस में आ चुके हैं। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि जो एनसीडीएक्स प्राइस है, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड मेज है, जो फीड में यूज होता है, उसका प्राइस 1800 का बेस बना रहेगा। और जो डेली बेस प्राइस है, स्पॉट प्राइस, उसमें मेरे हिसाब से 2000 का जो बेस था, मीन्स के ये मीन्स के लॉन्ग टर्म होराइजन से ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 2-3% उससे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद ना रखें। सर एक चीज़ ये भी बता दीजिए, जो भी ट्रेडर्स है उसके लिहाज से आपसे समझना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में मक्के का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म में टिल एंड ऑफ फेब्रुआरी वीक रहेंगे प्राइसेस, या यहाँ पे रहेंगे, बहुत ज्यादा अपर साइड नहीं होगा, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा फार्मर्स की ओर से सप्लाई का एक प्रेशर आपको आता हुआ दिखेगा। तो जो फार्मर या जो भी सप्लायर है या जो भी स्टॉकिस्ट है, उसको इमीडिएट जरूरत है पैसे की, या इमीडिएट वो मंथ के लिक्विडिटी चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा ही लेवल है। एक बार बेच देना चाहिए। यहाँ से 50 से 60 रुपए तक की गिरावट एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अभी इसका जो भी सप्लाई है वो सप्लाई यहाँ पे टॉप नहीं हुआ है। तो सप्लाई टॉप होगा मार्च के मिड तक। तो आई थिंक उसके बाद आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो इमीडिएट टर्म्स पे टिल मार्च यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर, और पोस्ट मार्च यहाँ से फिर से रिकवरी आ सकती है। ठीक है, ये प्राइस आउटलुक है शॉर्ट टर्म को लेकर जो सर ने राय दी है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, हर ट्रेडर्स के मन में यही है, इस वक्त समझना चाह रहे हैं कि अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी है किसी भी ट्रेडर्स को, तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे सजेशंस में? जर से ये मीन्स के क्या बाय करना, सेल करना, ऑलवेज एक प्रिफर्ड इंटरेस्ट रहता है, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, वो एग्री नॉन एग्री। तो डेफिनेटली आज के दो रिकमेंडेशन है, जिसमें मीन्स के एक ट्रेड डील के हिसाब से मैंने गुआर रखा है। और गुआर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मीन्स अगर हम डील कर पाए और थोड़ा एक्सपोर्ट कर पाए तो यहाँ पे एक रैली की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि यूएस हमारा एक वन ऑफ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। प्री ट्रम्प एरा के पहले हम अच्छा एक्सपोर्ट करते थे, बट उसके बाद जो पॉलिसी रिलेटेड अनसर्टनिटीज रही, तो हमने थोड़ा सप्लाई चेन डाइवर्ट करके रशिया एंड अदर रीजन में हम गए थे। पर रशिया में फिर से जो सैंक्शन लगे, इससे फिर से हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ था। मेरे हिसाब से पोस्ट ट्रेड डील आपको एक अच्छा यहाँ पे सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। गुआर गम बाय करें, 10,500 के करीब मार्च वाइदा बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाए 10,320, टारगेट वुड बी 10,720। एंड सेकंड रिकमेंडेशन धनिया पे होगा। धनिया में भी वैसे देखे तो यहाँ पे ज्यादातर हमारा सप्लाई का प्रेशर रशिया से होता है, और इमीडिएटली कोई ऐसे आसार दिख नहीं रहे कि रशिया एंड यूएस का जल्दी से कोई यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई मीन्स के इम्प्रूवमेंट होगा या सैंक्शन हटेंगे। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी सप्लाई यहाँ पे रुपी की स्ट्रेंथ की वजह से आएगी। तो हिसाब से जो भी रिसेंट पास्ट में जो करेक्शन आया है, ये करेंसी स्ट्रेंथ से, वो मुझे लग रहा है कि एक मेजर रिएक्शन था। ओवरऑल ट्रेंड अप है। बाय करें 11,300 के करीब अप्रैल वायदा, 11,180 के स्टॉप लॉस के साथ 11,780 तक के टारगेट आ सकते हैं।
ठीक है, ये ट्रेडिंग कॉल है धनिया और गौरगम का, स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आप लोग कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर समय हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज के रिलेटेड चर्चा हुई उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स, कंपनी के फंड में ये पोजीशन थ्रू कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ रिस्क के लिए कंसल्टेशन जरूर से करें। और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती। इस बार हमने मक्का पर चर्चा की है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बातचीत की गई, प्राइस आउटलुक को समझा है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए, टॉप एग्री कॉल्स, उस पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।